हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सरयू। तो हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था। कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था, जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन गैस, उस तरह से हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कितना सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होती है कंसंट्रेशन। किस तरह से मेजर की जाती है, स्ट्रेंथ, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी मोलैरिटी, ये हमने देखा था। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ जो है मेजर्स उस कंसंट्रेशन को मेजर करने के वो थोड़े से रह जाते हैं। उसमें से एक है फॉर्मेलिटी और एक बचता है नॉर्मेलिटी, और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेलिटी। वैसे फॉर्मेलिटी को पढ़ना सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि फॉर्मेलिटी बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से हम मोलैरिटी जो है वो मेजर करते हैं, बिल्कुल ही किसकी तरह होती है, मोलैरिटी की तरह होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। फॉर्मेलिटी वर्ड का हम यूज मोलैरिटी के एक्सचेंज में तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिए हों। सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों, जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं, थोड़े हार्ड सॉलिड्स होंगे और इनमें क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी और रेपिटेटिव यूनिट्स होंगी। जैसे NaCl भी है, वो कैसे हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि NaCl इस तरह से जो है ये ऑर्डरली अरेंजमेंट में जो है वो प्रेजेंट होगी, एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होगा। ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब होंगे तब मोलैरिटी की जगह हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, फॉर्मेलिटी। ठीक है, क्या होती है फॉर्मेलिटी कि यहाँ पे ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे हम मोलैरिटी में यूज करते हैं ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हम ग्राम फॉर्मूला, मोल्स की जगह यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट यूज कर देंगे। वॉल्यूम जो है हमारे पास लीटर्स में रहेगी, यानी ml में दी होगी तो मैं उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगी। ठीक है, फिर है कि ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते थे, क्या होता था, जो हमारे पास गिवन मास होता था, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास जो है हम लेते थे। मोलर मास किस तरह से निकलता था, जितने भी हमारे पास एटम्स होते थे उनका एटॉमिक मास जो है एड अप कर देते थे, उस तरह से हमारे पास क्या आ जाता था, मोलर मास। फॉर्मूला मास भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में मोलर मास को फॉर्मूला मास जो है वो कहा जाता है। मास ऑफ द सॉल्यूट आ गया ग्राम में, यानी कि क्वेश्चन में जो ग्राम्स में मास दिया होता है वो होता है गिवन मास या मास ऑफ द सॉल्यूट। फॉर्मूला मास आ गया और वॉल्यूम आ गई लीटर्स में। यूनिट्स क्या होंगी इसकी, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, या हम इसको सिंपली जो है वो फॉर्मूला या फिर फॉर्मल जो है वो कह देते हैं। फॉर्मल कहेंगे इसको हम, यानी कि 0.4 फॉर्मल, 0.3 फॉर्मल, 0.1 फॉर्मल, इस तरह से इसके यूनिट्स जो है हम लिख सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि क्या ये वाकई मोलैरिटी की तरह हो रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये और ज्यादा जो है हमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 2.02 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट जो है, 2.02 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको 500 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। इसकी फॉर्मेलिटी बताओ, क्या फॉर्मेलिटी होगी इसकी, वही फॉर्मेलिटी होगी जो हमने अभी पढ़ी, और तो कुछ नहीं होगी। कैसे निकालेंगे हम, ग्राम मोल्स, ग्राम मोल्स की जगह हम क्या लेंगे, ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट। किस तरह से निकालते हैं, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किस तरह से निकालते हैं, जिस तरह से मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, एटॉमिक मास, इसको एड अप कर दो। पोटेशियम का होता है 39, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। 3 एटम से 3 से इंटू हो जाएगा, 39 आ गए, 14 आ गए, 48 आ गए। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 101 आ जाएगा। देखो 101 हमें क्या है जो आ रहा है, हम तो वही लिख रहे हैं, सिर्फ 500 ml में दिया, 1000 में कन्वर्ट कर दिया। लीटर्स आ गए, 101 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 202 आ गया, फिर 0.02 आ जाएगा। इसको भी ऐसे 0.5 लिख दो, तो 0.02 को 0.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.04 फॉर्मल जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा ना। किस तरह से निकलेगा, 2/100 आ जाएगा और 5 × 10 आ जाएगा, इस तरह से निकलेगा ये। ठीक है, तो इसको जब हम 50 से डिवाइड करेंगे या फिर 1/25 जब हम करेंगे, पूरे निकाल के दिखा देती हूँ, तो 0, 1.00, 25 4s are
100, ठीक है, लग गया पता। तो 0.4 फॉर्मल जो है हमारे पास इस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी आ जाएगी, यानी कि ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट जब मैं इतने 2.2 ग्राम जो है 500 ml में डिसॉल्व करूंगी तो उस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कितनी होगी 0.04, और इसकी मोलैरिटी भी यही होगी, यही इसकी मोलैरिटी भी होगी 0.04 मोलर भी होगा ये, लेकिन हम इसको कह रहे हैं फॉर्मल। हम वैसे मोलैरिटी ही जो है वो यूज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब वो कैसा है क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, थोड़ा सा अलग है, बाकी इसमें भी कुछ है नहीं, इजीली हो जाएगा। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व है। अब ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख लिया, ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट देख लिया, अब एक नई टर्म आ गई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट? ये होती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स तो समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन में हमारे पास ग्राम्स में जो भी मास होगा वो हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट होगा, कितने ग्राम्स हमने डिसॉल्व कर दिए। इक्विवेलेंट मास क्या है? तो इक्विवेलेंट मास जो है ना वो एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स के लिए अलग अलग जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखें इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, एसिड का किस तरह से निकलेगा? एसिड का होता है मोलर मास ऑफ एसिड, जो उसका मोलर मास होगा अपॉन कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस उसमें प्रेजेंट है। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, या हम इसको एसिड की बेसिसिटी भी कह देते हैं। एसिड क्या होती है? बेसिसिटी होती है, यानी कि जब मैं उस एसिड को पानी में डालूंगी, व्हेन आई विल डिसॉल्व दैट एसिड, हाउ मेनी H पॉजिटिव इट इज गोइंग टू रिलीज इन द सॉल्यूशन, दैट इज इट्स बेसिसिटी। और इक्विवेलेंट मास एसिड का होता है उस एसिड का फॉर्मूला मास, और रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस वो कितने देगा। यानी कि अगर मैं HCl ले लेती हूँ तो HCl का कितना होता है मोलर मास? 36.5 होता है अपॉन रिप्लेसेबल, एक ही H पॉजिटिव तो देगा ये मेरे पास, तो 1 आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 36.5 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगर मैं H2SO4 लेती हूँ तो कितने होगा मेरे पास? H2SO4 का कैलकुलेट करो, 2 प्लस 32 प्लस 64 आ जाएगा, 34 प्लस 64 कितना आ गया? 98 आ गया। लेकिन यहाँ पे कितने H पॉजिटिव देगा ये मेरे को? इस तरह से होगा, ये देखो H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव दे रहा है तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 4 are 8, 2 9 are 18, तो इसका होगा 49 ग्राम इक्विवेलेंट होगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होता है? मोलर मास ऑफ द एसिड, और उसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या फिर उसकी बेसिसिटी क्या है। इसी तरह से बेसिस का हम देखते हैं। बेस का क्या होगा आप बता सकते हैं? आप तो मोलर मास ऑफ बेस, बेस का जो मोलर मास होगा अपॉन नंबर ऑफ, नंबर है कितने? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयंस, सॉरी हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, या इसको कहते हैं बेस की एसिडिटी, यानी कि सॉल्यूशन में कितने OH नेगेटिव जो है वो मेरे पास देगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं NaOH, NaOH इज अ बेस, अर्हीनियस बेस है ना, OH नेगेटिव देता है, तो कितना होता है इसका? इसका 23, इसका 16, इसका 117, 40 होता है, तो 40 अपॉन NaOH कितने OH देता है? 1, तो इसका कितना होगा? 40 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं MgOH होल ट्वाइस का। देखो ये भी क्या है हमारे पास? एक बेस है, तो ये कैसे देगा हमें? Mg2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में प्लस 2OH
नेगेटिव। तो कितने दे रहा है मेरे पास, 2OH नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मोलर मास हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17, तो 24 प्लस 34 आ जाएगा, 58 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। और 58 में क्योंकि 2OH दे रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका आ जाएगा 29 ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरह से आ जाएगा। 24 मैग्नीशियम का आ जाएगा, 2 16 किसका है, ऑक्सीजन का है, 1 हाइड्रोजन का है, 17 2 जा 34, 4 प्लस 4 8 एंड 3 प्लस 2 इज 5। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास हमारे पास किसका आ गया, बेसिस का। अब लास्ट में आता है ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का देखो किस तरह से होता है, सॉल्ट का होता है मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ केटाइंस, नंबर ऑफ केटाइंस, ये होता है हमारे पास सॉल्ट का। जैसे कि NaCl अगर मैं ले लूं तो सोडियम का कितना होता है 23, इसका होता है 35.5, कितना आ गया 58.5, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा 58.5। कैसे होता है ये, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो अपॉन 1, तो यही इसका इक्विवेलेंट मास भी होगा। तो ये थी हमारी नॉर्मेलिटी, एसिड्स के लिए अलग, बेसिस के लिए अलग और सॉल्ट्स के लिए अलग। इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे अब। MgCl2 की अगर हम देखें, निकाल के देखते हैं, इट इज ऑल्सो सॉल्ट। मैग्नीशियम का 24 प्लस 2 इंटू 35.5, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है 71 आ जाएगा, दैट विल बी 95। तो 95 आ जाएगा। तो ये किस तरह से देता है मुझे, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि केटाइन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटाइन 2 है, तो ये कितने 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 47.5 जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। तो एसिड्स के केस में मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेसिस के केस में मोलर मास अपॉन एसिडिटी और सॉल्ट के केस में मोलर मास ऑफ द सॉल्ट और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटाइन। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नॉर्मेलिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की। नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमने डिसॉल्व कर रखा है 200 ml ऑफ वाटर में। इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है हमें। फटाफट से रिवाइज करके निकल जाएगा। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, क्या मेरे पास एसिड है, ये एसिड तो नहीं है। एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव देंगे, क्या ये सॉल्ट है मेरे पास, बिल्कुल सॉल्ट नहीं है। क्या है मेरे पास एक अर्हीनियस बेस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में मेरे पास क्या देगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। तो यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट मास किसका निकालने वाले हैं, बेस का निकालने वाले हैं। तो देखो क्या होती है नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर्स में आ जाएगी, वॉल्यूम इन लीटर्स। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखो इक्विवेलेंट मास यहां कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास हमें किसका निकालना है, बेस का निकालना है। तो बेस का निकालेंगे हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40, और ये आ जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 14 प्लस 34 74 आ गया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन क्या, एसिडिटी। बेस है ना तो इसकी एसिडिटी, तो इसकी बेसिस से इसकी एसिडिटी कितनी है 2, तो कर दो इसको 2 से डिवाइड। 2 3 6 एंड 2 7 14, 37 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसका
इक्विवेलेंट मास आ गया और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 200/1000 लीटर्स आ जाएगी। 37, 7 2 14, 37 को 2 से करके देखो, हाँ ये आ जाएगा 0.02 और ये आ जाएगा 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.02/0.2 दैट विल बी 0.1 नॉर्मल। तो ये आ गई इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास ना 0.1 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या कह रही हूँ मैं, आपको समझ आ रहा है? हमने 0.1 नॉर्मेलिटी निकाली ना इस सॉल्यूशन की। मेरे पास 0.1 मोलर, चलो HCl ले लेते हैं, क्लासिक एग्जांपल है, और 0.1 नॉर्मल HCl है। कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा मेरे पास? कौन सा सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, 0.1 मोलर या 0.1 नॉर्मल? ये आपके लिए होमवर्क है। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है मोलैरिटी की और मोलैलिटी की, वहीं से इसका आंसर आएगा। तो आप आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आंसर नहीं पता चलता है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 0.1 मोलर HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 0.1 नॉर्मल HCl स्ट्रॉन्ग होगा, या दोनों जो है वो सिमिलर होंगे। 0.1 मोलर बोलो चाहे 0.1 नॉर्मल बोलो, कोई उसमें फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब आता है कि नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जिस तरह से हमने मोलैरिटी निकाली थी ना, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, बस उसी तरह से जो है वो सिमिलर। अगर नहीं समझ में आया कि किस तरह से निकल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लेना कि किस तरह से मोलैरिटी की रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वॉल्यूम वैल्यू जो हमने निकाली थी। इस तरह से एक और लिया था और हमने इस तरह से जो है बीकर C बनाया था। उसी तरह से नॉर्मेलिटी की रिजल्टिंग इक्वेशन भी यही होती है। अब आता है नेक्स्ट कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। अब देखिए वो क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। चलो नॉर्मेलिटी अभी पढ़ी तो नॉर्मेलिटी को पहले देखते हैं। इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या थी, थोड़ा पीछे लिखते हैं। नॉर्मेलिटी वाज मास इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। यही थी हमारे पास। ठीक है, यहां मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर मैं ये सारा हटा के मास ऑफ सॉल्यूट जो है, ये मास ऑफ सॉल्यूट को अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू इक्विवेलेंट मास लिख सकती हूँ। एक ही तो बात हुई है ना। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम किसके बराबर था, याद करो जब हमने कंसंट्रेशन शुरू की थी तो एक स्ट्रेंथ नाम का वर्ड सुना था। वो स्ट्रेंथ नाम का वर्ड क्या था कि कितना सॉल्यूट जो है हमने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है। सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, ग्राम मोल्स नहीं लिए थे, फॉर्मूला नहीं लिया था, इक्विवेलेंट कुछ नहीं लिया था। हमें बोलता कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का मास है ग्राम्स में, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वही स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो लिख दो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको दे दो नंबर 1। अब मोलैरिटी के साथ रिलेशनशिप निकालना है तो मोलैरिटी भी तो लिखनी पड़ेगी। मोलैरिटी क्या थी, साथ साथ में बोलेंगे भी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास mm ही लिख रही हूं मैं, अपॉन क्या था वॉल्यूम इन
लीटर्स, इस तरह से लिख सकती हूँ ना मैं, अपॉन करके, नीचे ही तो आएगा वो। ठीक है, अब देखो दोबारा से, ये जो चीज है मेरे पास, ये क्या है, स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर, यूनिट आ रही है ना ग्राम पर लीटर, तो इसको लिख दो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। 2 आ गई, बस डिवाइड कर दो 1 को 2 से, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगी, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ तो बराबर है, कट जाएंगी, किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखना कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी को मैं वहां लेके जा सकती हूं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बस यही रिलेशनशिप है कि अगर मेरे पास मोलर मास दिया हो, इक्विवेलेंट मास दिया हो, मोलैरिटी दी हो, और मेरे को पूछा हो कि मुझे नॉर्मेलिटी बता दो सॉल्यूशन की, तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, मोलैरिटी जो दी होगी वो इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको मैं n ले लेती हूँ और छोटा हो जाएगा लिखने के लिए, तो किस तरह से होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n, और n क्या है, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये थी हमारी पूरी नॉर्मेलिटी। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, मोल फ्रैक्शन। बहुत इजी है, पढ़ चुके हैं हम। मोल फ्रैक्शन, मान लो मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जिसमें 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। मेरे पास ए है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो मोल फ्रैक्शन जो है हम अपने अपने कंपोनेंट्स का निकाल सकते हैं। जैसे हमने मास परसेंट जो है वो ए का भी निकाल के देखा था, बी का भी निकाल के देखा था, वॉल्यूम परसेंट ए का भी निकाल के देखा था, बी का भी निकाल के देखा। मोल फ्रैक्शन भी वैसे ही होता है। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। बस ये Na क्या है, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने सीखे ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलते हैं, ग्राम मोल्स निकाले थे वैसे ही निकलते हैं। हमारे पास गिवन मास अपॉन किसमें होता है, ये ग्राम्स है, या इसको ऐसे लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, लेट्स बी मोर टिपिकल, मास ऑफ ए इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। मोलर मास की क्या यूनिट थी, ग्राम पर मोल। बस इतना सा ही, नीचे नहीं जाना है हमने, इतना सा ही काफी है हमारे लिए। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पर मोल है, मोल ऊपर चला जाएगा, तो कितने आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए। तो इस तरह से हम मोल्स जो है वो, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जो मास दिया होगा और जो मोलर मास होगा उसको डिवाइड करके। एक्स बी किस तरह से निकलेगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये आ गया। ये जो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी होते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन में, ये हमेशा ही 1 के बराबर होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक कंपोनेंट के मोल्स पता है तो दूसरे के मुझे इस मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक्स बी किस तरह से निकाल सकती हूँ, एक्स ए के 1 से माइनस करके जो है मैं मोल्स निकाल सकती हूँ। और इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्या इसकी कोई यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। ये सेम है, ये सेम है, क्या कोई यूनिट होगी, इसके भी मोल्स आएंगे, इसके भी मोल्स आएंगे।
इसके भी मोल्स हैं यूनिट, इसकी भी मोल है, मोल से मोल कट हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल रेशो है तो इसकी कोई भी यूनिट्स जो है वो नहीं होती है। इसी के साथ हमारी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को किस तरह से मेजर किया जाता है, किन मेथड से मेजर किया जाता है, वो खत्म होती है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से रिकैप्चुलेट। हमने पढ़े सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ये मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं कंपोनेंट्स। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के हो सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस हमने पढ़े, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड। एक सॉल्यूट पढ़ा, एक सॉल्वेंट पढ़ा। सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होता है। फिर हमने बोला कि इनको मेजर करने की भी कोई टेक्निक होनी चाहिए, उसको हमने बोल दिया कंसंट्रेशन। सबसे पहले पढ़ी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या थी, सिंपल, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मास परसेंट क्या थी हमारे पास, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर दिया, परसेंटेज निकल के आ गई, वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम लिख दी हमने, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन में क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास या वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन जितने भी टोटल कंपोनेंट्स थे उनका मास या उनकी वॉल्यूम ले लो, इनटू हमने किसके कर दिया था, 1 मिलियन का कर दिया था, दैट इज 10 raised to the power 6, 10 lakhs। उसके बाद मोलैरिटी पड़ी, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम मोल्स किस तरह से निकाले, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। मोलैरिटी किस तरह से, मोलैरिटी की तरह ही थी, बस उसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम की जगह हमने सॉल्वेंट को किस में रख दिया, केजी में रख दिया। फॉर्मेलिटी पड़ी, उसमें ग्राम फॉर्मूला कर दिया सॉल्यूट का और वॉल्यूम कर दी। मोलैरिटी जो थी वही फॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी में हमने ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूट का वो निकाल के देखा, दैट इज मोलर मास अपॉन एसिड्स के लिए बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिडिटी। इतना नहीं याद रखना है तो एसिड्स में हम देखेंगे कितने H पॉजिटिव दिए, बेसिस हम देखेंगे कितने OH नेगेटिव दिए, और सॉल्ट्स में हम देखेंगे कि टाइम के ऊपर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। जैसे NaCl में +2 है, MgCl2 में +2 है, NaCl में +1 है। मोल फ्रैक्शन देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, दैट इज Na + Nb, उसको किया और हमने देखा कि इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके साथ खत्म हुआ। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उससे पहले एक रॉल्ट्स लॉ भी आएगा बीच में, उसके एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जो है वो जंप करेंगे। तो इसके साथ ये वाला पोर्शन जो है खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ ईच डे। अगर कोई भी आपके सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।